तो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक यूनिट सर्कल होने वाला है। सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 1 यूनिट। तो जैसे ही मैंने बोला कि इस सर्कल की जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट की है, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि भैया ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,0 होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट का है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,0 होगा। सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये भी हमारी 1 यूनिट होगी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0,1 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, राइट। ये जो हमारा वाई एक्सिस है तो इस पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो इधर जो आपका कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन, यहाँ हमारा ओरिजिन है, तो O से जब हम इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो ये डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी वो -1 होगी और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1,0 होगा। उसके बाद हम सेम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी नेगेटिव होती है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,-1 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट को लिखा है। अब भैया इन कोऑर्डिनेट को लिख के हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखो इसका यूज़ क्या है, समझना है इस चीज़ को। अभी मैंने बताया कि ये एक यूनिट सर्कल है, राइट। अब अगर ये यूनिट सर्कल है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा इस जगह पे, तो सारे बच्चे कहेंगे भैया 0 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पहुँचूँ इस जगह पे, तो 0 से मैं यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का, और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2। 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2। ये डिग्री और रेडियन को चेंज करना आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा था, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार उस वाले वीडियो को भी आप जरूर कंसिडर कर लो, उसको देख लो। यहाँ पे अगर हम आ जाएं इस जगह पे, तो देखो यहाँ हम 0 पे थे, यहाँ पे हम π/2 पे आ गए, इससे आगे आएंगे तो एक π/2 और बढ़ जाएगा, तो π/2 0 π/2 और ये हो जाएगा हमारा 2π/2। 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचा हमारे पास, पाई। आगे आ जाओ, 0 π/2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3π/2, ये क्या आ जाएगा, 3π/2। सबके अंदर π/2 इंक्रीज हो रहा है। अब इसके आगे आ जाओ इस जगह पे, तो इस जगह पे जैसे ही आप आओगे तो देखो 0 π/2 2π/2, 2π/2 मतलब पाई, ये कितना हो गया, 3π/2, और यहाँ पे आके हो जाएगा 4π/2, 4π/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2π, यानी कि ये जो एंगल हो गया कितना हो गया, 2π, राइट। इसके बाद ऐसे आगे अगर हम चलते रहें तो 2π के बाद ये क्या आ जाएगा, देखो 0 π/2 2π/2 3π/2 4π/2, और 4π/2 को हमने क्या लिखा, 2π लिखा, ये क्या हो जाएगा 5π/2, ये क्या हो जाएगा 6π/2, 6π/2, 6π/2 यानी कि कितना, 3π, तो ये आ जाएगा 3π। ये कितना आ जाएगा 7π/2, ये क्या हो जाएगा हमारा 8π, 8π/2 यानी कि 4π। 7π/2 के बाद 8π/2, तो ये कितना हो जाएगा 4π। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 9π/2, ये आ जाएगा 10π/2, 10π/2 यानी कि 10π/2 यानी कि ये कितना आ जाएगा 5π, तो ये आ जाएगा 5π। ये कितना आ जाएगा हमारा 11π/2, तो ये आ जाएगा 11π/2, और ये हो जाएगा हमारा 12π/2, 12π/2 यानी कि कितना 6π। तो इस तरीके से ही हमारा चलता रहेगा, और इसमें जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप निकाल सकते हो, वैल्यू की कोई एंड ही नहीं है ना, जितने चाहे इतने बार इसको आप यहाँ पे घुमा सकते हो। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बस आप समझने की कोशिश करना कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं। देखो लेट यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन खींचा, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सर्कल जो है वो यूनिट सर्कल है, यानी कि इसकी रेडियस कहीं से भी आप निकाल लो वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, लेट ये हमारा एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर, इसको हम P नाम देते हैं, ये हमारा एक परपेंडिकुलर है, और इसको हम Q नाम देते हैं कि हमारा Q है। अब हम कंसीडर करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो A है,
और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारी वो b है। तो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। अब कोई भी बच्चा जो 11th क्लास में है वो मुझे बता सकता है कि अगर x एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पे b भी डिस्टेंस पे है, तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा q का वो हमारा क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पे ये कितने डिस्टेंस पे है, b डिस्टेंस पे है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, a, b आ जाएगी। अच्छा, ये सब चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, हमें यहाँ से सीखना क्या है, तो देखना ध्यान से। हमने देखा कि भाई O से हमने एक पॉइंट लिया Q तक जो 1 यूनिट का होगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। O से P तक की डिस्टेंस को मैंने A कंसीडर कर लिया और P से Q तक के डिस्टेंस को हमने B कंसीडर कर लिया, और इससे हमने पता कर लिया कि इसका जो ये कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, A, B हो जाएगा। अब आपने 10th क्लास के अंदर सीखा था कि मान लो ये कोई एंगल थीटा है, तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है p/h, राइट। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा p/h। तो इस थीटा एंगल के लिए p कितना है हमारे पास, b, तो p हो जाएगा b, और इसका हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 1, हाइपोटेनस कितना है, 1। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई, b। ये चीज़ हजम हो गई, आपको डाइजेस्ट हो गई कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। सेम ऐसे ही हम जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है वो b/h होता है। अब यहाँ पे चेक करो कि इसका बेस कितना है, तो बेस है इसका a और हाइपोटेनस कितना है इसका, 1। तो a को 1 से करेंगे कितना आएगा, a। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a। यानी कि जो हमारा साइन थीटा आ गया वो b आ गया और जो हमारा कोस थीटा आ गया वो a आ गया। अच्छा, तो इससे हम कहना क्या चाहते हैं, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ये कोऑर्डिनेट है a, b, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा a, b, तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा, और b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। यानी कि q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कोस थीटा और साइन थीटा भी हो सकता है। चीज़ें क्लियर है इतनी, यानी कि जो हमारा q का कोऑर्डिनेट है वो कोस थीटा एंड साइन थीटा हो सकता है। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता कैसे, क्यों आता। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे h कितना है हमारे पास, 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू p, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है b, परपेंडिकुलर कितना है b, तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास a, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू b, b क्या है हमारे पास साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, और a क्या है हमारे पास कोस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा का स्क्वायर। यानी कि ये जो आपने फॉर्मूला सीखा था क्लास 10th के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी। अब हम बात करेंगे कि इससे हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो जानने से पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। हम साइन को और कोस को अलग अलग तरीके से क्या करने वाले हैं, अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग एंगल पे चेक करने वाले हैं कि वो क्या क्या वैल्यू दे रहा है, और उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन के लिए, तो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, ध्यान से देखना। मैं अगर बात करूं साइन 0 डिग्री की, यानी कि 0 डिग्री इस जगह पे है, और साइन कौन सा है, तो दूसरा वाला, साइन कौन सा है, तो दूसरा वाला, तो साइन है हमारा दूसरा वाला। ध्यान से देखना, जो इसका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो साइन थीटा है। तो अगर मैं 0 डिग्री एंगल की बात करूं तो इस पे इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। आगे आ जाओ, मैं उठ के यहाँ पे आ गया, इस जगह पे कितने का एंगल हो गया, 90 का, यानी कि साइन 90 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई,
तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट चेक करो, पहला कोऑर्डिनेट 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 1, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ही क्या है हमारा, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 1। इसके आगे आ जाओ साइन पाई पे, तो साइन पाई पे आ गए इस वाले एंगल पे, और इस वाले एंगल पे चेक करो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अगले पे चलते हैं, तो अगला हमारे पास साइन 3π/2, साइन 3π/2, इस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो दूसरा कोऑर्डिनेट चेक करो, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो ये क्या आ जाएगा -1। फिर वापस घूम के हम यहीं पे आ गए इस जगह पे। अब इस जगह पे फिर से हम कौन सा एंगल पे पहुंच गए, 2π पे। कहाँ पे पहुंच गए, 2π पे। तो अगर मैं साइन 2π पे वैल्यू निकालूं तो साइन 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट चेक करो कितना आ जाएगा, 0। हम दूसरा कोऑर्डिनेट ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि साइन थीटा जो है वो दूसरा कोऑर्डिनेट ही है ना, जो हमारा y एक्सिस वाला वही हमारा साइन की वैल्यू दे रहा है। अच्छा, आगे सेम इसी तरीके से अगर मैं साइन 5π/2 पे जाऊं तो इस पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर मैं साइन 3π पे जाऊं तो इस पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर मैं साइन 7π/2 पे जाऊं तो इस पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर फिर से मैं वापस यहाँ पे घूम के आ जाऊँ साइन 4π पे, तो साइन 4π पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट। साइन 9π/2 पे चलते हैं, तो साइन 9π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई, 1। चेक करो ध्यान से, साइन 9π/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1। इधर आ जाओ, साइन 5π पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और साइन 11π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। साइन 11π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ये जो इतनी सारी वैल्यू हमने लिखी है, इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, तो आप बोलोगे भैया साइन 0 पे आ रही है, साइन पाई पे आ रही है, साइन 2π पे आ रही है, साइन 3π पे आ रही है, साइन 4π पे आ रही है, साइन 5π पे आ रही है, और ऐसे मैं इसको घुमाता चला जाऊँ, तो जितने भी पाई के मल्टीपल आ रहे हैं, पाई के मल्टीपल का क्या मतलब है कि पाई में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो हमें वैल्यू देगा वो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखना स्टार्ट कर दूँ तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही होगा कि भैया साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी कब, इफ़ जो थीटा होगा वो nπ के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, nπ के इक्वल होगा, और n जो बिलोंग्स करेगा वो इंटीजर्स मतलब z वैल्यू हो सकते हैं, z मतलब 1 2 3 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। यानी कि थीटा इक्वल टू nπ होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि अब तुमसे कोई भी पूछ ले कि भाई ये बता साइन 2050 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 0। तुमसे कोई पूछ ले साइन 10, ये कितना है देख ले जो भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0। यानी कि पाई के साथ कोई भी एक इंटीजर मल्टीप्लाई में है तो उसकी वैल्यू क्या बना देगा, साइन 0 बना देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस नंबर 2 की, दूसरे ऑब्जर्वेशंस की। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, इसको ध्यान से देखना। अब आप चेक करो कि कहाँ पे साइन की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। एक तो 90 पे 1 आ रही है, और कहाँ पे 1 आ रही है, तो 5π/2 पे 1 आ रही है, और कहाँ पे 1 आ रही है, तो 9π/2 पे 1 आ रही है। ठीक है, तो इन 3 जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और भी बहुत सारे ऐसे एंगल होंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये जो 3 वैल्यू हमें मिल रही है, इन 3 वैल्यू से अगर हम कुछ कंक्लूड करना चाहें, कुछ पता करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखोगे तो π/2 के साथ में जो नंबर है, π/2 के साथ में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे π/2 के साथ कौन सा नंबर है, तो भैया 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे π/2 के साथ कौन सा नंबर है, तो भैया 5 है, 5 π/2 के साथ है। यहाँ पे π/2 के साथ क्या है, 9 है। तो π/2 के साथ में जो नंबर है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड लगा दूँ, π/2 के साथ जो नंबर है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड लगा दूँ तो मुझे क्या मिलता है, चेक करो।
जैसे पाई बाई 2 के साथ यहाँ पे 1 है और 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड लगा दूँ तो 4 0 जा 0, कितना बचा 1। पाई बाई 2 के साथ यहाँ पे 5 है, 5 को 4 से डिवाइड लगा दूँ, 4 1 जा 4, कितना बचा 1। पाई बाई 2 के साथ यहाँ पे 9 है, 9 को 4 से डिवाइड लगा दूँ, 4 2 जा 8, ये कितना बचा 1। तो इन तीनों केस में ही हमने ये देखा कि भैया पाई बाई 2 के साथ जो नंबर है उसमें अगर आप 4 से डिवाइड लगाते हो तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है हर केस में वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि जो आपको रिमाइंडर देगा वो कितना देगा, 1 देगा। यानी कि पाई बाई 2 के साथ ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 1 आया, उसकी वैल्यू साइन में आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसकी वैल्यू साइन में आपको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यानी कि पाई बाई 2 के साथ कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो साइन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी भैया, 1 मिल जाएगी। अच्छा, अब बातें चमकी मुझे। यानी कि पाई बाई 2 के साथ कोई भी नंबर हो, सबसे पहले हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। तो बिल्कुल सही समझे भाई। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी 1 होगी इफ़ जो थीटा होगा वो 4n + 1 पाई बाई 2 हो, 4n + 1 पाई बाई 2 हो और n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, z से। n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, z से। इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे, जिससे कि कंफ्यूज ना हो, मैंने इसको सेपरेट कर दिया और इससे भी इसको सेपरेट कर देते हैं। तो क्या देखा भाई कि साइन थीटा की वैल्यू हमें 1 मिलेगी यदि थीटा किसके इक्वल हो, 4n + 1 पाई बाई 2 के। यानी कि पाई बाई 2 हो और उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा हो, 1 बच रहा हो, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी भाई, 1 मिलेगी। अब कोई तुमसे पूछे कि साइन 61 पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि पाई बाई 2 है साथ में और इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, तो 61। अब 61 को 4 से डिवाइड लगाओ, तो 61 को जैसे ही 4 से डिवाइड लगाओगे, 61 को 4 से डिवाइड लगाओगे, 4 1 जा 4, ये बचेगा 2 और 1, 4 5 जा 20, ये बचेगा 1। तो 61 को जैसे ही 4 से डिवाइड लगाया, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। और जैसे इसका रिमाइंडर आ गया 1, तुम क्या बोलोगे कि भैया इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आई होप, है ना। और ईजी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको अगर आप समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो इन्हीं चीज़ों में होती हैं, इसको वो ध्यान से समझते नहीं हैं और फिर उनको दिक्कत आती है। तो आपको इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, प्यार से समझना, बिल्कुल आसान तरीके से है, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। अगर प्यार से समझोगे, दिमाग को खोल के समझोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो 2 ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको समझा दिए, इसे नोट करो, फिर मैं तीसरा ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। चलो अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3 को हम देखते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो अब मैंने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि साइन की वैल्यू जो है वो -1 कब कब आ रही है। तो बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्होंने देख लिया कि भैया साइन की वैल्यू जो आ रही है, तो 3 पाई बाई 2 पे -1 आ रही है, एक 7 पाई बाई 2 पे -1 आ रही है और एक 11 पाई बाई 2 पे -1 आ रही है। अब मैंने पूछा बच्चों से ये बताओ कि इसमें तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा हो जिसको मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख सकूँ। तो बच्चे तो भाई हैं ही इंटेलिजेंट, उसने बताया बच्चों ने कि भैया ये जो नंबर हैं इसमें जो पाई बाई 2 के साथ जो नंबर है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊँ तो मुझे रिमाइंडर 3 दे रहा है। मैंने कहा अच्छा, यानी कि कह तो सही रहा वो, यानी कि जो -1 वाली वैल्यू है इसके साथ जो नंबर है, पाई बाई 2 के साथ जो नंबर है, उसको अगर मैं किससे डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। करके देखो, जैसे 3 पाई बाई 2 है तो इसके साथ 3 नंबर है, 3 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 0 जो 0, ये बचेगा 3। यहाँ पे देखोगे तो 7 है, तो 7 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ पे ये 9 है, 9 नहीं सॉरी 11 है, तो 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 3। यानी कि हर केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। अच्छा, अब बातें चमकी कि अगर किसी भी पाई बाई 2 के साथ ऐसा नंबर हो जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिले तो उसकी वैल्यू साइन -1 देगा। बिल्कुल सही समझा तुमने,
यानी कि π/2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई में हो जिसको 4 से डिवाइड लगाने पे कितना मिल रहा हो, 3 रिमाइंडर मिल रहा हो, 3 रिमाइंडर मिल रहा हो, तो उस केस में वो जो हमें वैल्यू देगा वो कितना देगा, -1 देगा। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, साइन थीटा जो होगा हमारा वो -1 होगा। कब? इफ थीटा जो होगा वो 4n + 3 π/2 होगा। समझ गए 3 क्यों लिखा? क्योंकि रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -1 मिलेगी, और साइन थीटा की वैल्यू -1 मिल रही है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, तो भैया सेम वही n की वैल्यू कोई भी इंटीजर उठा के डाल लो। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। आ रही है बातें, चीज़ें समझ में आ रही हैं? यानी कि अब तुमसे कोई कुछ पूछता है कि साइन 63 π/2 की वैल्यू बताओ, तो तुम चेक करोगे π/2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 63, और 63 को 4 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, और जैसे रिमाइंडर 3 आया तुम क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। तो आई होप ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं तीनों की तीनों आपको समझ में आ गई होगी। इसे जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ जिसको मुझे कमेंट करके बताना। π/2 की वैल्यू कितनी आएगी और साइन 10,000 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 नहीं, इसको मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, इतने पाई की वैल्यू क्या आएगी। तो इन दोनों को कमेंट करके बताओ कितनी कितनी वैल्यू आएगी, मैं भी चेक करता हूँ किसने क्या आंसर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कोस की तरफ कि कोस कैसे बिहेव करता है। तो हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ cos थीटा। ठीक, तो चलो cos थीटा को ऑब्जर्व करने के लिए भी वही हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसकी क्या क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले हम cos थीटा को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं 0 से। तो वहाँ से देख के बताओ मुझे cos 0 की वैल्यू। अब जब हम cos की बात करेंगे तो पहला वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 1, तो cos 0 की वैल्यू 1। cos π/2 की वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0। cos पाई की वैल्यू -1, cos 3 π/2 की वैल्यू 0, cos 2 पाई की वैल्यू 1। वहाँ पे देखते रहो, यहाँ मत देखो, बाद में मैच कर लेना। cos 5 π/2 की वैल्यू 0, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 7 π/2 की वैल्यू 0, cos 4 पाई की वैल्यू 1, cos 9 π/2 की वैल्यू 0, cos 5 पाई की वैल्यू -1, और cos 11 π/2 की वैल्यू 0। तो cos की जितनी ऑब्जर्वेशंस थी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इससे भी हम वही 2-3 ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और उसको पता करने की कोशिश करेंगे कि ये देना क्या चाहता है हमें, है ना। जैसे साइन में हम समझ गए कि क्या कैसे आ रहा है, साइन पाई की वैल्यू 0 आ रही है ना, और 4 से डिवाइड करने पे π/2 के साथ जो नंबर है उसके साथ नंबर जो उसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 देगा, और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वो -1 देगा। अब ऐसे हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं किसको, 0 को। तो लेट्स ऑब्जर्व 0। तो 0 कहाँ पे दे रहा है, cos π/2, cos 3 π/2, cos 5 π/2, cos 7 π/2, cos 9 π/2, cos 11 π/2। इन सब जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब जो बच्चा समझदार है उसके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि भैया π/2 के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है। तो π/3 के साथ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि ऑड नंबर है। π/2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। तो π/2 के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। अरे समझ रहे हो बात को, यानी कि π/2 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, समझने की कोशिश करना। बोर्ड छोटा होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज बड़ी होनी चाहिए ना, हमारा नॉलेज काम आता है, तो नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। देखो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिखते हैं 1, अच्छा लगेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि cos π/2 के साथ अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई में है तो cos की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि जो cos थीटा होगा वो 0 होगा। इफ थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2n + 1 π/2 होगी और n की वैल्यू जो होगी इंटीजर होगी। अभी 2n + 1 मतलब क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है। ये जो 2n + 1 है ना, ये ऑड नंबर ही होता है। जिसको नहीं समझ में आए इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे 2n + 1 है, n की जगह 0 डाला तो यह आ जाएगा 2 × 0 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। n की जगह 1 डाला तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना मिल जाएगा 3। n की जगह 2 डाला तो 2 × 4 + 1, तो ये मिल जाएगा 5। तो इस फॉर्मूले से हमें सारे ऑड नंबर मिल जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2n + 1 और साथ में क्या लिख दिया π/2, क्योंकि π/2 होना चाहिए। यानी कि थीटा के साथ π/2 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई में है तो cos उसकी वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। अच्छा, यानी कि अब हमें कोई पूछता है कि cos 1011/1011 π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम सीधा उसे क्या बोल सकेंगे 0। क्यों बोल सकेंगे 0, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर है। क्लिक कर गई बात है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था ये। जितनी भी चीज़ें हैं ना ट्रिग्नोमेट्री को अगर ध्यान से सीखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आसान है, और अगर रटने की कोशिश करोगे फिर तो बेटा देख लो ट्रिग्नोमेट्री फिर गले का जो पानी है ना वो भी सुखा देगी अगर रटोगे तो। और अगर समझ के करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान कुछ नहीं है दुनिया में। सबसे आसान चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, चाहे जेई का हो IIT का हो, सबसे आसान है ना। देखो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये 1 कहाँ कहाँ पे दे रहा है। तो cos 0 पे 1 दे रहा है, cos 2π पे 1 दे रहा है, cos 4π पे 1 दे रहा है, और आगे हमने निकाली नहीं जहाँ पे 1 दे रहा है। तो ये cos जो है वो 1 कहाँ कहाँ पे दे रहा है, 0, उसके बाद 2π, उसके बाद 4π, इन 3 जगह पे ही तो 1 दे रहा है। और इसी से हम एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि जो cos की वैल्यू होगी वो 1 होगी यदि पाई के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो, इवन नंबर। पाई के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो, इवन नंबर मल्टीप्लाई हो। यानी कि पाई के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई में हो cos में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 1। यानी कि इस ऑब्जर्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, cos थीटा की जो वैल्यू होगी भैया वो 1 होगी if जो थीटा होगा वो 2nπ होगा। 2nπ मतलब n मतलब कुछ भी वैल्यू डालो, n की जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 × 1 यानी कि 2π, n की जगह 2 डालोगे तो 2 × 2 यानी कि 4π। तो ये सारे हमें इवन नंबर दे देगा। तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी इफ थीटा किसके इक्वल होगा, 2nπ के इक्वल होगा। और सेम ऐसे जो n की वैल्यू होगी वो किससे बिलोंग करेगी, z से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या है, देखो इसकी वैल्यू -1 कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो cos π की वैल्यू -1, cos 3π की वैल्यू -1, cos 5π की वैल्यू -1। यानी कि ये जो -1 दे रहा है वो ऑड नंबर पे दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है, ऑड नंबर पे दे रहा है। और ऑड नंबर भी कौन सा, ऑड के 2 मल्टीपल हो गए, एक ऑड का मल्टीपल हो गया जब π/2 साथ में मल्टीप्लाई में हो, और एक अगर पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई में हो तो cos की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। cos की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3, cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी इफ थीटा जो होगा वो 2n + 1 पाई के इक्वल होगा, और n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, इंटीजर से। अब ये 2n + 1 का मतलब ऑड नंबर होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया। और ये पाई के साथ मल्टीप्लाई में हो
यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई में है, पाई बाई 2 के साथ, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई में है, पाई के साथ। तो अगर ऑड नंबर पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 0 फेंक के मारेगा, और अगर पाई के साथ मल्टीप्लाई में ऑड नंबर तो ये -1 फेंक के मारेगा, और अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई में है पाई के साथ तो ये 1 फेंक के मारेगा। तो cos थीटा कैसे कैसे वैल्यू देता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे जल्दी से नोट करो। अब जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं 2 मिनट के अंदर इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हमने सबसे पहली चीज़ ये सीखी है कि भैया साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी इफ़ थीटा किसके इक्वल होगा, n पाई के इक्वल होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमने सीखी साइन थीटा की वैल्यू होगी वो 1 होगी इफ़ थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा 4n+1, ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि जो साइन थीटा होगा वो -1 के इक्वल होगा इफ़ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4n+3 पाई बाई 2 के इक्वल होगी। चौथी चीज़ हमने क्या सीखी, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी इफ़ थीटा जो होगा वो 2n+1 पाई बाई 2 होगा, यानी कि ऑड इंटीजर ऑफ पाई बाई 2 होगा, तब उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिफ्थ चीज़ हमने क्या सीखी कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी 1 होगी इफ़ थीटा जो होगा वो 2n पाई होगा, 2n पाई होगा, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ क्या होगा, पाई होगा। और सिक्स हमने क्या सीखा, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, -1 होगी इफ़ थीटा जो होगा वो ऑड इंटीजर ऑफ पाई होगा, ऑड इंटीजर ऑफ पाई होगा, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको दिल में बसा लो, याद कर लो, जो करना है करो।